हेलो, वेलकम टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। आज हम अपना इलेक्ट्रिक मशीन का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे। और इलेक्ट्रिक मशीन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीसी मशीन के बारे में। ठीक है, तो डीसी मशीन में हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो डीसी जनरेटर का चैप्टर होगा। ठीक है, तो डीसी मशीन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ वो सारी चीज़ें हम सबसे पहले देख लेते हैं, क्या क्या हुआ हमारे पास्ट में। ठीक है, तो बात स्टार्ट होती है 1831 से। 1831 से क्या हुआ था? 1831 में 1831 में जो माइकल फैराडे थे उन्होंने एक डीसी डिस्क जनरेटर, जो फैराडे डिस्क जनरेटर उसको बोलते हैं हम, वो उन्होंने 1831 में दिया था। तो उसके साथ ही उन्होंने एक जो प्रिंसिपल दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उन्होंने प्रिंसिपल दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो 1831 में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रिंसिपल है उसको उन्होंने प्रपोज किया था 1831 में। माइकल फैराडे, ठीक है। तो उन्होंने उसके साथ ही उन्होंने क्या दिया था? फैराडे डिस्क जनरेटर। क्या दिया था उन्होंने? फैराडे डिस्क जनरेटर उसी के साथ प्रपोज किया था। ठीक है, तो ये तो बात होगी 1831 की। धीरे धीरे थोड़ा उसी को इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए 1834 में एक रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट वॉन जैकोबी। ये रशियन साइंटिस्ट ने एक पहला डीसी रोटेटिंग मोटर लाए थे। ठीक है, तो वो जो पहला डीसी रोटेटिंग मोटर लाए थे, डीसी रोटेटिंग मोटर वैन जैकोबी 1834 में, वो काफ़ी पावरफुल मोटर था, काफ़ी पावरफुल मोटर था। ठीक है, तो वो 1834 में काफ़ी पावरफुल मोटर था, लेकिन क्या था कि जो वो सारे मोटर्स आ रहे थे उस टाइम के, वो कॉमर्शियली सक्सेसफुल नहीं थे, कॉमर्शियली वायबल नहीं थे। तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी मतलब उसमें बदलाव आते रहे और फाइनली 1886 में जूलियन स्प्रेग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मोटर प्रपोज किया, उन्होंने एक मोटर रखा सामने। वो मोटर की खासियत क्या थी कि वो मोटर कांस्टेंट स्पीड देता था एट वेरिएबल लोड। ठीक है, वेरिएबल लोड। तो 1886 में जो जूलियन स्प्रैग ने रखा था मोटर, डीसी मोटर, वो कांस्टेंट स्पीड एट वेरिएबल लोड रखता था, देता था। ठीक है, तो वो जो मोटर आया था वो कॉमर्शियली काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, वो कॉमर्शियली काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, कॉमर्शियली सक्सेसफुल था। ठीक है, कॉमर्शियली सक्सेसफुल होने की वजह से वो काफ़ी यूज़ में आया और उसको यूज़ किया गया इलेक्ट्रिक एलिवेटर में। तो यहाँ से डीसी जो हमारा मोटर था, डीसी मोटर का काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ता गया, कॉमर्शियली सक्सेसफुल हुआ था, कॉमर्शियली वायबल भी था। तो यहाँ से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और धीरे धीरे उसमें और भी बदलाव आते रहे और भी चेंजेस आते रहे। तो आज हम जो डीसी मोटर देखते हैं वो सब ऐसे ही जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने वर्क किया और उसको फर्दर डेवलप किया। ठीक है, तो ये तो बात होगी डीसी जो हमारा मशीन है, डीसी जनरेटर है, कैसे कैसे डेवलप हुआ, कैसे उसकी थ्योरीज आई। तो वो सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में जानना जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं डीसी मशीन जो हमारा है वो कैसे कैसे, उसको क्या मतलब डेफिनेशन है उसकी, कैसे उसको आगे टेक्निकल टर्म में उसको हम टेक्निकली पढ़ेंगे उसको, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो डीसी मशीन जो है वो एक कॉमन टर्म है किसके लिए? डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के लिए। दो टाइप की मशीन है, उसके लिए कॉमन टर्म है डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के लिए। ठीक है, और डीसी मशीन है क्या वैसे? वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टर डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल
एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस का क्या मतलब है कि डीसी मशीन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, वाइस वर्सा ये दोनों प्रोसेस पॉसिबल हैं डीसी मशीन में। ठीक है, तो वो क्या बोल देंगे उसको, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। और जो उसमें प्रोसेस होती है वो क्या होगी, रिवर्सिबल होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। रिवर्सल प्रोसेस होगी डीसी मशीन में, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब क्या है कि अगर जी हमारा ये डीसी मशीन है, ये डीसी मशीन है, ये डीसी मशीन है, तो उसमें अगर जो हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, मैकेनिकल इनपुट देते हैं, ठीक है, उसको रोटर को रोटेट कराते हैं, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो डीसी पावर आउटपुट मिलेगा, डीसी पावर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और उसी मशीन में अगर जो हम डीसी पावर इनपुट देते हैं, डीसी पावर इनपुट देते हैं, तो हमें रोटर में मैकेनिकल पावर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है रिवर्सल प्रोसेस। कहने का मतलब क्या है कि उसी मशीन में हम मैकेनिकल इनपुट देंगे तो वो डीसी पावर आउटपुट देगा, और उसी मशीन में अगर जो हम डीसी पावर इनपुट देंगे तो वो मैकेनिकल पावर आउटपुट देगा। ठीक है, तो जब हम डीसी पावर इनपुट देते हैं, हम मैकेनिकल पावर आउटपुट देता है, तो उस मशीन को हम बोल देंगे डीसी मोटर, डीसी मोटर। और जब अब डीसी मशीन में हम मैकेनिकल इनपुट देते हैं और डीसी पावर आउटपुट देगा, उसको हम बोल देंगे डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जो हमारा डीसी मशीन है वो कैसे उसको हम डिफाइन करेंगे। वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है, वो उसमें जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल इन नेचर है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट कर सकता है एनर्जी, और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि उसमें प्रोसेस क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, वो किस प्रिंसिपल पे एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो उस प्रिंसिपल के पीछे क्या है वो चीज़ हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, तो जैसा हमने बात किया था हिस्ट्री में कि 1831 में जो माइकल फैराडे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल दिया था। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल था क्या कि उन्होंने क्या कहा था कि अगर जो एक कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या कहा था उन्होंने कि इफ कंडक्टर कट्स magnetic field, it will generate a dynamic EMF। क्या होगा, इंड्यूस करेगा, वो क्या करेगा, डायनेमिक EMF इंड्यूस करेगा। ठीक है, उस कंडक्टर में इंड्यूस होगा। तो ये तो उनका पहला जो लॉ था, ठीक है, वो दिया। उन्होंने दूसरा लॉ क्या दिया कि जो उसमें EMF इंड्यूस होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा। क्या होगा, जो उसमें EMF होगा उसका मैग्नीट्यूड वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक लिंकेज होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, जो EMF इंड्यूस होगा उसमें वो डी लैम्डा बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी लैम्डा बाई डी टी। लैम्डा क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, तो उन्होंने दो जो रूल्स दिए थे वो क्या कहते हैं कि जो एक कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो उसमें EMF इंड्यूस होगा, और वो EMF जो इंड्यूस होगा वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डी लैम्डा बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक लिंकेज विद द कंडक्टर। ठीक है, तो ये दो जो उन्होंने प्रिंसिपल दिए थे 1831 में, उसके बाद ही जो कहानी शुरू हुई इन डीसी मशीन को डेवलप करने की। ठीक है,
तो यहाँ पे दो टर्म है, दो टर्म कौन कौन सी हैं, एक फ्लक्स है और एक फ्लक्स लिंकेज है। तो जो फ्लक्स है और फ्लक्स लिंकेज है तो वो अलग अलग टर्म्स हैं, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो फ्लक्स के बारे में जान लेते हैं, फ्लक्स क्या है। फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स बेसिकली है क्या, अगर ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ और साउथ है मैग्नेट का, तो इसमें फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, फील्ड लाइंस होंगी। ये फील्ड लाइन किसको रिप्रेजेंट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करती है। तो उसको मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, इनका जो नंबर होता है, इनका जो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड lines, amount of magnetic field lines around a magnet, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उसका जो अमाउंट होगा उसको क्या बोल देते हैं हम, फ्लक्स। क्या बोल देंगे, फ्लक्स। और इस फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे फाई से, और उसकी यूनिट क्या होगी, वेबर, उसकी यूनिट हो जाएगी वेबर, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो गया हमारा, जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड फील्ड लाइंस होंगी, उस फील्ड लाइंस का जो अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा हमें, फ्लक्स। और फील्ड लाइन रिप्रेजेंट किसको करती है, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो अमाउंट होगा, ठीक है, टोटल अमाउंट जो होगा उसको क्या बोल देंगे हम, फ्लक्स फाई, ठीक है। तो ये तो बात होगी फ्लक्स की। अब बात करते हैं फ्लक्स लिंकेज की, फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। तो फ्लक्स लिंकेज बेसिकली होता क्या है कि जो एक्सटेंट होता है, टू विच एक्सटेंट द फ्लक्स एंड द कंडक्टर इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। तो जो एक्सटेंट होता है, एक्सटेंट टू विच द फ्लक्स एंड कंडक्टर interact with each other, ठीक है। तो जो फ्लक्स फ्लक्स है, जो कंडक्टर है, वो दोनों अगर जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो जो वो एक्सटेंट होता है, जिस एक्सटेंट तक वो दोनों इंटरेक्ट करते हैं उसको हम बोल देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है। तो इसमें सपोज n टर्न्स हैं, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। उसका जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो कितना है, फाई है, ठीक है। तो एक कॉइल है, वो n टर्न्स हैं उसमें, और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो एक कॉइल है, कॉइल का जो एक टर्न है वो इंडिविजुअली इंटरेक्ट करता है फ्लक्स फाई से, ठीक है। तो वो इंडिविजुअली इंटर करेगा फ्लक्स फाई से। तो ऐसे n टर्न्स हैं, तो n टर्न्स होंगे, तो वो टोटल नंबर ऑफ जो फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा, जो टोटल इंटरेक्शन होगा वो लैम्डा कितना होगा, लैम्डा इज इक्वल टू n इंटू फाई, ठीक है। तो टोटल वैसे इंडिविजुअली एक एक टर्न कितने फ्लक्स फाई से इंटरेक्ट करेगा, लेकिन जो n नंबर ऑफ टर्न्स है तो वो टोटल लिंकेज कितना होगा, कितने से इंटरेक्ट करेगा, लैम्डा इज इक्वल टू n इंटू फाई। तो ये हमारा ये एक्सटेंट हो गया, इस एक्सटेंट तक पूरा कॉइल जो हमारा फ्लक्स फाई के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ उन्होंने क्या कहा था कि माइकल फैराडे ने क्या कहा था सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, कि जो उसमें कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा कॉइल में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी लैम्डा बाई डी टी। तो हमारा जो फ्लक्स लिंकेज आ गया, ये क्या हो गया, ये फ्लक्स लिंकेज हो गया, फ्लक्स लिंकेज हो गया। तो जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा यहाँ पे इस कॉइल में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डी लैम्डा बाई डी टी। तो उसको हम लिख देंगे डी बाई डी टी एन इंटू फाइव, ठीक है। एन बाहर निकाल दिया हमने डेरिवेटिव्स, तो वो हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। तो क्या हो गया, जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो गया एन इंटू डी फाइव बाई
dt हो गया, जो हमारा उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो गया, फैराडे का जो सेकंड लॉ था कि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जो हमारा क्या है, सेकंड लॉ है। अब हम देख लेते हैं कि जो फ्लक्स होता है हमारा, जो फ्लक्स होता है वो दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, एक क्या हो सकता है कि हमारा जो फ्लक्स है वो टाइम इन वेरिंग हो, टाइम इन वेरिंग हो हमारा फ्लक्स। ठीक है, टाइम इन वेरिंग का क्या मतलब है, क्यों वो जो फ्लक्स है हमारा वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, ऐसा भी फ्लक्स हो सकता है। और टाइम वेरिंग, टाइम वेरिंग, ठीक है, तो ऐसा भी फ्लक्स होता है जो टाइम के साथ वेरी करे, वो फ्लक्स भी हो सकता है। टाइम इन वेरिंग क्या हो सकता है, जैसे ये मैग्नेट है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो इसमें जो फील्ड लाइंस होंगी वो फिक्स होंगी, फील्ड लाइंस क्या होंगी, फिक्स होंगी, मतलब अमाउंट जो होगा उनका वो फिक्स होगा। ठीक है, तो वो जो अमाउंट फिक्स हो गया तो क्या हो गया, टाइम इन वेरिंग क्या हो गया, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, टाइम इन वेरिंग फ्लक्स होगा उसमें। लेकिन वहीं अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, ये कोर है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं, उसमें कुछ करंट आईटी फ्लो करा रहे हैं, तो वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट वो क्या होगा, टाइम वेरिंग होगा। ठीक है, फाई टी, वो टाइम वेरिंग होगा, कुछ करंट अगर जो फ्लो करा रहा है टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो उसका फ्लक्स जो होगा वो भी टाइम वेरिंग होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, टाइम इनवेरिंग फ्लक्स हो सकता है और टाइम वेरिंग फ्लक्स हो सकता है। ठीक है, तो अब बात क्या आती है कि हमारा अगर जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, तो अगर जो कंडक्टर को, ठीक है, लिंक करना है किसके साथ, फ्लक्स के साथ लिंक करना है, फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट करना है और उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस कराना है कंडक्टर में, तो क्या होता है कि जो टाइम इन वेरिंग फ्लक्स है, जो फ्लक्स टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, उसमें रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। तो जो फ्लक्स टाइम इन वेरिंग होता है और कंडक्टर को अगर जो उसमें इंटरेक्ट कराना है कंडक्टर के साथ, तो उन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। ठीक है, वहीं अगर जो टाइम वेरिंग की बात करें, जो फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है वो कंडक्टर के साथ ऑटोमेटिकली लिंक करता है, ऑटोमेटिकली लिंक करता है। ठीक है, तो टाइम वेरिंग फ्लक्स उसमें कोई रिलेटिव मोशन होना जरूरी नहीं है, वो कंडक्टर के साथ ऑटोमेटिकली लिंक करता है, उसमें रिलेटिव मोशन का होना जरूरी नहीं है। लेकिन वहीं अगर जो टाइम इन वेरिंग की बात कर रहे हैं तो उसको अगर जो उसका फ्लक्स जो कंडक्टर के साथ लिंक कराना है, उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस कराना है, तो उसके लिए रिलेटिव मोशन का होना जरूरी है। ठीक है, तो जो दो फ्लक्स आ गए हमारे, टाइम वेरिंग और टाइम इन वेरिंग, इसके बेसिस पे तीन सिनेरियो बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला सिनेरियो क्या हो सकता है कि जो हमारा फ्लक्स हो वो टाइम इन वेरिंग हो, टाइम इन वेरिंग हो, और क्या हो, वो स्टेशनरी हो, स्टेशनरी हो, मतलब वो स्पेस में मूव नहीं कर रहा फ्लक्स, वो स्टेशनरी एज इट इज़ है। ठीक है, तो टाइम इन वेरिंग फ्लक्स है, टाइम इन वेरिंग फ्लक्स है और वो स्टेशनरी है, तो हमने क्या कहा था कि अगर जो टाइम इन वेरिंग फ्लक्स होगा तो अगर उसको कंडक्टर के साथ लिंक कराना है, कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस करना है, तो उन दोनों के बीच क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। ठीक है, तो क्या करेंगे रिलेटिव मोशन के लिए, फ्लक्स तो हमारा स्टेशनरी हो गया, तो कंडक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेट कराना पड़ेगा, रोटेट कराना पड़ेगा। रोटेट कैसे कराएंगे, प्राइम मूवर हो सकता है, प्राइम मूवर के साथ रोटेट कराएंगे जो हमारा कंडक्टर होगा। तो ये जो सिनेरियो आता है वो किस में प्ले होता है, हमारा डीसी मशीन में। डीसी मशीन में क्या होता है कि जो हमारा मैग्नेट होता है, मैग्नेट होता है वो नॉर्थ एंड साउथ ये फिक्स होता है, उसमें कंडक्टर जो होता है अपना वो रोटेट करता है, कंडक्टर अपना रोटेट करता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, तो उसमें कंडक्टर जो हमारा रोटेट करता है
और जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया और कंडक्टर के बीच रिलेटिव मोशन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है उसमें रोटेशनल ईएमएफ इंड्यूस होता है, रोटेशनल ईएमएफ आता है। ठीक है, तो वो रोटेशनल ईएमएफ कितना जाता है, V क्रॉस B डॉट L। ये हमने पढ़ा था 12वीं क्लास में, हमने पढ़ा होगा 12th क्लास में। V क्रॉस B डॉट L आता है रोटेशनल ईएमएफ। क्या होता है रोटेशनल ईएमएफ, उसको मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो 12th क्लास में हमने पढ़ा था V क्रॉस B डॉट L आता है। B क्या हो जाता है, जो हमारा वेलोसिटी होता है, और B क्या हो जाता है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है B, और L क्या हो जाता है हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो जो कंडक्टर का लेंथ है, जो कंडक्टर की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, जितना मैग्नीट्यूड है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जो उसके अकॉर्डिंग हमारा मोशनल ईएमएफ उसमें जनरेट होता है। ठीक है, तो किसमें ये फर्स्ट सिनेरियो किसमें आ गया, डीसी मशीन में, डीसी मशीन में। उसी तरह हमारा एक सेकंड जो सिनेरियो आता है उसमें क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा फ्लक्स होगा वो अभी भी टाइम इनवेरिंग है, टाइम इनवेरिंग है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, कंडक्टर को स्टेशनरी कर दिया, कंडक्टर को इस बार हमने स्टेशनरी कर दिया। ठीक है, और यहाँ फ्लक्स को क्या कर दिया हमने, रोटेटिंग। ठीक है, फ्लक्स रोटेट कर रहा है, कंडक्टर स्टेशनरी है, तो क्या दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, यस रिलेटिव मोशन आएगा, रिलेटिव मोशन आएगा। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन हो गया तो क्या होगा, कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा किसमें, कंडक्टर में। तो ये जो सिनेरियो आएगा किसमें आएगा, ये सिनेरियो आता है हमारा सिंक्रोनस मशीन में। सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है कि जो हमारा रोटर होता है, रोटर पे ये हमारा क्या होता है, मैग्नेट होता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ, और जो स्टेशनरी होता है, स्टेटर होता है, वहाँ पे हमारा कंडक्टर रहता है। यहाँ पे कंडक्टर है, स्टेशनरी है। ठीक है, यहाँ पे रोटर है जिसपे नॉर्थ एंड साउथ पोल है। तो रोटर क्या करता है, रोटेट कराते हैं इसको। तो रोटर को रोटेट किससे कराएंगे, यहाँ फिर अगेन प्राइम मूवर के साथ, प्राइम मूवर के साथ रोटर को रोटेट कराएंगे। तो कंडक्टर जो स्टेशनरी है यहाँ पे स्टेटर साइड में, वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहाँ पे कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटर को मूव कराना पड़ेगा। रोटर मूव करेगा तो उसके साथ कंडक्टर के साथ फ्लक्स लिंक होगा, और कंडक्टर के साथ फ्लक्स लिंक होगा तो क्या होगा, हमारा ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगा, ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। ठीक है, तो जो सेकंड सिनेरियो किसमें आता है, ये सेकंड सिनेरियो आता है सिंक्रोनस मशीन में। सेकंड सिनेरियो किसमें आएगा, सिंक्रोनस मशीन में। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा जो थर्ड सिनेरियो आता है। थर्ड सिनेरियो जो आता है वो आता है जो हमारा फ्लक्स होगा उसको हमने क्या कर दिया, टाइम वेरिंग कर दिया, टाइम वेरिंग कर दिया। ठीक है, तो फ्लक्स ऑलरेडी टाइम वेरिंग है, तो क्या कहा था हमने कि अगर जो फ्लक्स टाइम वेरिंग है तो वो ऑटोमेटिकली लिंक करेगा कंडक्टर के साथ, ऑटोमेटिक लिंक करेगा। तो रिलेटिव मोशन हमें कोई कराने की जरूरत नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऑटोमेटिकली लिंक करेगा कंडक्टर के साथ, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये जो जिसमें हमारा फ्लक्स स्टेशनरी, कंडक्टर भी स्टेशनरी ही रखा है। ठीक है, फ्लक्स और कंडक्टर दोनों को स्टेशनरी रखा है, और चूंकि फ्लक्स टाइम वेरिंग है तो वो ऑटोमेटिकली कंडक्टर के साथ लिंक करेगा। तो ये जो हमारा सिनेरियो कि किस में आएगा, ये आता है हमारा सिनेरियो ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ये हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, और ये हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये दोनों स्टेशनरी होते हैं। ठीक है,
क्या होता है, ये दोनों प्राइमरी वाइंडिंग हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों स्टेशनरी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम वेरिएबल वोल्टेज की सप्लाई देते हैं, वी एसी वोल्टेज की सप्लाई देते हैं, तो एसी करंट फ्लो होगा इसमें। एसी करंट फ्लो होगा तो इसमें जो फ्लक्स इंड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वो फाई टी क्या होगा, वेरिएबल जो टाइम वेरिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जो टाइम वेरिंग फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है वो सेकेंडरी साइड के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो क्या करेगा यहाँ पे, ईएमएफ इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो टाइम वेरिंग फ्लक्स है, टाइम वेरिंग फ्लक्स है, वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे जो स्टेशनरी कंडक्टर है, जो स्टेशनरी क्या कहते हैं टर्न्स है, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो थर्ड सिनेरियो है वो किस में प्रोड्यूस होगा, किस में आएगा, थर्ड सिनेरियो आएगा ट्रांसफॉर्मर में। तो ये तीन चीज़ें हो गई हमारी, जो थ्री टाइप के मशीन है और थ्री टाइप के सिनेरियो, जिसमें फ्लक्स इन वेरिंग है, तो फ्लक्स इन वेरिंग है, तो कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में जो हमारा रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, और फ्लक्स टाइम वेरिंग है, ठीक है, और कंडक्टर एज इट इज है, तो टाइम वेरिंग फ्लक्स होने की वजह से ऑटोमेटिकली कंडक्टर के साथ लिंक करेगा। तो तीन टाइप की हमने मशीन्स देखी, कैसे कैसे उसमें सिनेरियो प्ले होता है, कैसे फ्लक्स टाइम इन वेरिंग होता है और टाइम वेरिंग होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज प्ले आउट होते हैं, ठीक है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हमारा डीसी जो जनरेटर होता है वो कैसे वर्क करता है, उस चीज़ को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।